गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? देखो, साइंटिस्ट अमीडो एवोगाड्रो, उसने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? देखो कि अगर गैसेस का अगर वॉल्यूम इक्वल है, सपोज आपके पास ये अलग अलग गैसेज हैं, सपोज ये आपके पास ऑक्सीजन गैस है और सपोज इस कंटेनर में आपके पास नाइट्रोजन गैस है। दो अलग अलग गैसेज हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग गैसेज हैं। और अगर इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, लिखा है यहाँ पे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर अलग अलग गैसेज हैं, टेम्परेचर प्रेशर इन दोनों के सेम है, और अगर इनका वॉल्यूम भी इक्वल हो जाए तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे ना वो भी सेम होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर है सपोज, और इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है, और दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो ना जितना नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे ना उतने ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो जाएंगे। ये एवोगाड्रोस लॉ है। तो देखो एक बार समझो इसको। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, अगर गैसेज का वॉल्यूम इक्वल है, किन कंडीशन पे? टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, ये दो कंडीशन है। क्या इक्वल होंगे? उनके इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों कंटेनर में अलग अलग गैस के एक जैसे मॉलिक्यूल की संख्या होगी। ये एवोगाड्रोस लॉ है। दूसरे रूप में हम इसको ये भी कह सकते हैं, देखो ये कह रहा है कि वॉल्यूम अगर इक्वल है ना तो मॉलिक्यूल की संख्या इक्वल हो जाएगी। इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर हो, अलग अलग गैसेज हों, और अगर मॉलिक्यूल की संख्या सेम होगी ना तो वॉल्यूम उनका सेम हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये है हमारा लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। तो अब हम इसकी ना एप्लीकेशन पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ की। तो एप्लीकेशन ऑफ एडवांटेज या एप्लीकेशन हम कह सकते हैं एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ की ना एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे बेटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे एवोगाड्रोस लॉ से। फर्स्ट है, जैसे इसमें एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, रिलेशनशिप दिखाएंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस एंड इट्स मोलिकुलर मास। तो रिलेशनशिप हम यहां दिखाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस एंड मोलिकुलर मास। किसी गैस की वेपर डेंसिटी और उसके मोलिकुलर मास में क्या रिलेशनशिप है, ये हम फार्मूला यहां पे ड्राइव करेंगे। वेपर डेंसिटी जो यहां हम बात कर रहे हैं किसी भी गैस की, वो रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे। भाई एक गैस की डेंसिटी किसी दूसरी गैस के रिस्पेक्ट में, और जिस गैस के साथ हम किसी गैस की रिलेटिव डेंसिटी बताएंगे वो गैस हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन, लाइटेस्ट गैस है। तो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी मैं लिखूंगा। अब देखो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आप पढ़ के आए हो, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वेपर डेंसिटी को मैं कैसे लिखूंगा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब कोई भी गैस है उसका कुछ वॉल्यूम है, मास कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस का, वो गैस चाहे कोई भी हो। इसकी मैं कंपैरिजन कर रहा हूं हाइड्रोजन के साथ, रिलेटिव डेंसिटी है बेटा ये। तो मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये रिलेटिव डेंसिटी है। यानी कि कोई भी गैस है उसका कितना मास है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस आपने लिया और उसका कितना मास है, इसको मैंने डिवाइड किया। मास ऑफ सेम वॉल्यूम, उतनी ही वॉल्यूम गैस हो उसका मास है, और उसको हमने लिया है हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन से कंपेयर किया जा रहा है। तो वेपर डेंसिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे VD, वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ n molecules of gas
एन मॉलिक्यूल ले लिया, एन मॉलिक्यूल कितने भी आपके हो सकते हैं, कोई भी जो गैस है उसके एन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लिए हाइड्रोजन गैस के भी, और कोई पार्टिकुलर गैस जिसकी आप वेपर डेंसिटी यहाँ पे बात कर रहे हो जिसकी, तो मास एन मॉलिक्यूल किसी भी गैस के डिवाइड कर दिया मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब मैं एन मॉलिक्यूल से ना एक एक मॉलिक्यूल की रेशो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लिया 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 इसके हैं। अब मैं एक एक मॉलिक्यूल की रेशो पे आ जाता हूँ, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास किसका, एक मॉलिक्यूल जो है ना गैस का उसका मास, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, उसका मॉलिक्यूलर मास, मास कितने मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल किसी भी गैस का, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा एक मॉलिक्यूल जो किसी भी गैस का होता है, जैसे कि हम पहले पढ़ के आए हैं, उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नाइट्रोजन है, मैं लिखूंगा कि 28, ये इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। अगर मैंने 28 AMU लिख दिया तो ये नाइट्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट मास है। तो मैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल की जगह क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि बेटा किसी भी एक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर मास। और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखो मास नंबर हम कितना लिखते हैं बेटा, 1 AMU लिखते हैं। कि अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन के एटम है यानी कि एक मॉलिक्यूल है, तो कितना लिखेंगे हम, 2 AMU लिखेंगे। 2 तो इसका रिलेटिव है, और 2 AMU लिख दिया तो एक मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट मास है। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होगा, 2 होगा। तो रिलेशनशिप नहीं बन गया यहाँ पे। किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होगा ना, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का दुगना हो जाएगा। तो रिजल्ट आया हमारा मॉलिक्यूलर मास जो होगा किसी भी गैस का दुगना हो जाएगा किसका, वेपर डेंसिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे आगे, मोल कंसेप्ट के इस तरह के न्यूमेरिकल, उसमें ये रिलेशनशिप काम आएगा। कई बार आपको ना मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया जाएगा, वेपर डेंसिटी दे दिया जाएगा, तो कह दिया जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास कितना है, या वहाँ से हमें न्यूमेरिकल में ऐसे वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। तो ये रिलेशनशिप आप ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कह दूँ एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई गैस है और उसकी वेपर डेंसिटी मैंने कह दी कि 22 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, वेपर डेंसिटी अगर मैंने कह दी कितनी 22 किसी भी गैस की, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 44 हो जाएगा। यानी कि अगर किसी गैस की वेपर डेंसिटी बता दी जाए तो उसी गैस का मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का दुगना हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी अगर निकालनी है तो मॉलिक्यूलर मास का हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई ही इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी हाफ होती है किसका, मॉलिक्यूलर मास का। या हम ये भी कह सकते हैं कोई भी गैस है, किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है। ये रिजल्ट है, पहली एप्लीकेशन है कि हमने रिलेशनशिप ड्राइव करी है वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आप नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो पहली एवोगाड्रोस लॉ की जो एडवांटेज है उसमें रिलेशनशिप हमने ड्राइव की है, मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप आई, फर्स्ट एप्लीकेशन या एडवांटेज। सेकंड है, अब हम दूसरे रिलेशनशिप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास या मास लिखेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया बेटा इससे पहले, देखो जो ये हमने वेपर डेंसिटी और गैस की मोलिकुलर मास के बीच में रिलेशनशिप ये हमने डिस्कस की थी ना, ये एसटीपी कंडीशन पे करी थी, एसटीपी कंडीशन पे। यानी कि जैसे मैंने लिखा था मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस,
तो जो लिखा था वो एसटीपी कंडीशन पे था। एंड एसटीपी का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्टैंडर्ड, टी यहां रिलेट कर रहा है टेम्परेचर से, और पी है बेटा यहां पे प्रेशर। तो एसटीपी कंडीशन पे सारी चीज मेजर हम कर रहे हैं। एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कितनी होगी? टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री, टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना हो 1 एटीएम। इन कंडीशन को एसटीपी कंडीशन बोला जाता है। तो ये जो पहले वाली रिलेशनशिप हमने ड्राइव की है, ये एसटीपी कंडीशन पे आपको करने हैं सारे काम। दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलिकुलर मास या मास ऑफ गैस एंड वॉल्यूम। तो ये रिलेशनशिप देखेंगे एक बार। देखो लिखा है यहाँ पे, पहले वाली रिलेशनशिप जो इसमें ड्राइव हमने की थी कि मोलिकुलर मास जो है किसी भी गैस का, ये रिलेशनशिप हमने ड्राइव की थी। मोलिकुलर मास दुगना होता है वेपर डेंसिटी का। तो मैं मोलिकुलर मास को यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम है मोलिकुलर मास, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मास ऑफ वन, डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास बाई वॉल्यूम। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, कोई भी गैस है एट एसटीपी कंडीशन, पहले वाली भी एसटीपी कंडीशन पे थी। तो वेपर डेंसिटी की जगह मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस, किस कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। और इसको कंपेयर कर रहा हूँ हाइड्रोजन गैस से, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी कंडीशन, रिलेटिव डेंसिटी की जिसमें हमने बात करी थी। तो वेपर डेंसिटी की जगह मैंने वैल्यू पुट करी है। मास 1 लीटर किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पे कितना होगा, और 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है एसटीपी कंडीशन पे, उसका मास कितना होगा। ठीक है, इन दोनों की रेशो की वैल्यू पुट करी मैंने वेपर डेंसिटी की यहाँ पे। तो अब देखो मोलिकुलर मास जो हो जाएगा किसी भी गैस का, मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा? ट्वाइस मास। कोई भी 1 लीटर गैस है, कोई भी गैस है 1 लीटर एसटीपी कंडीशन पे, तो मैं लिख रहा हूं कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन पे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी कंडीशन। 1 लीटर हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा, एक्सपेरिमेंटल मेजर किए हैं वैल्यू, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस जो होती है एसटीपी कंडीशन पे, उसका मास इतना होता है 0.089 ग्राम। ये मास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का है कितनी कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। तो मैं यहां पे लिख नहीं सकता हूं 0.089 ग्राम, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको जब तुम इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 22.4 इनटू आगे क्या है? मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन, किसके इक्वल है? मोलिकुलर मास के इक्वल है। ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? मोलिकुलर मास के इक्वल। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? मोलिकुलर मास जो होगा किसी भी गैस का, इसको मैं लिख नहीं सकता हूँ 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ एनी गैस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस। देखो हमारा रिजल्ट आ गया। क्या कह रहा है कि कोई भी गैस हो उसका मोलिकुलर मास कितना होगा? 22.4 लीटर गैस कोई भी हो उसका वॉल्यूम इतना हो, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कितना हो? 22.4 लीटर। किस कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। हमेशा उसका मास किसके इक्वल होगा? मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। ये कंक्लूजन है। देखो मोलिकुलर मास किसके इक्वल है? मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक तो रिलेशनशिप हमने ड्राइव की थी वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर मास में। क्या रिलेशनशिप आई थी? मोलिकुलर मास दुगना होता है वेपर डेंसिटी का। अब यहाँ रिलेशनशिप हमने क्या ड्राइव की है कि बेटा जो मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
देखो क्या कह रहा है ये, मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहा हूँ। देखो जैसे कि कोई गैस है आपके पास और मैं कह रहा हूँ कि इसमें CO2 गैस है, इस कंटेनर में CO2 गैस भरी हुई है, STP कंडीशन है। और CO2 जो है इसका मोलर मास आपको पता है बेटा, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 × 2 32, कितना होगा बेटा 44। अगर मैं इसको ग्राम में लिख रहा हूँ, मोलर मास को ग्राम में ही लिखा जाता है, ग्राम मोलिकुलर मास जिसको बोला था। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो गैस भरी हुई है अगर 44 ग्राम है तो इसका वॉल्यूम बताओ बेटा कितना रहेगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। यानी कि अगर इसमें जो गैस भरी हुई है वो कितनी है 44 ग्राम, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। इसका उल्टा मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर ये गैस है CO2, इसमें गैस का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो इसमें कितनी गैस भरी हुई है 22, इसमें भरी हुई है 44 ग्राम CO2 गैस भरी हुई है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे एक कंटेनर है, एक कंटेनर इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अब तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, अगर इसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर है तो इसमें कितनी गैस भरी होगी 32 ग्राम, क्योंकि बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है। कंक्लूजन क्या है कि 22.4 लीटर कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर वॉल्यूम किसी भी गैस का किसके इक्वल होगा, जितना मास उस गैस का होता है, दैट इज मोलिकुलर मास। यानी कि जितना भी किसी गैस का मोलिकुलर मास होता है आप कंटेनर में फिल करो, उस कंटेनर का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा। इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी गैस लो आप, अगर उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसमें जो गैस भरी हुई है उसका मास मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। ये सेकंड इसका कंक्लूजन था, या सेकंड रिलेशनशिप हमने ड्राइव की है। तीसरी इसमें एडवांटेज है कि किसी भी एलिमेंट्री गैस की एटॉमिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं हम, किसी भी एलिमेंट्री गैस की एटॉमिसिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। टू डिटरमाइन दी एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैस। देखो बेटा एलिमेंट्री गैस कौन सी होती हैं, जो गैस नेचर में जिस रूप में पाई जाती है। क्या CO2 गैस एलिमेंट्री है? नहीं है, क्योंकि नेचर में CO2 ऐसे पाई नहीं जाती, क्योंकि CO2 तो बनी है जब कार्बन का हम कंबसन करते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट्री है? बिल्कुल है। नाइट्रोजन एलिमेंट्री है? बिल्कुल है। क्लोरीन एलिमेंट्री है? बिल्कुल है। और एटॉमिसिटी क्या होता है, ये टर्म हम पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं वो एटॉमिसिटी होती है। जैसे मैंने कह दिया कि ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी है बेटा, तो तुम कहोगे 3, क्योंकि इसमें 3 एटम है। अगर तुमसे कोई कह दे कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है तो तुम क्या कहोगे 2 है, क्योंकि इसमें 2 एटम है। तो किसी भी गैस की एटॉमिसिटी अगर डिटरमाइन करनी है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। देखो आपको तो ये पता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, कोई भी पूछ ले, इवन 8th-9th क्लास का बच्चा बता देगा जी 2 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में। तो इसको डिटरमाइन कैसे किया गया है तो तुम्हें बता रखी है बातें। अगर बहुत पहले की हम बात करें, भाई पहले ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो उनको कैसे डिटरमाइन किया गया था, तो उनको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया था। देखो इससे पहले हम गेल-लुसाक्स लॉ भी पढ़ के आए हैं। वो क्या कहता है, गेल-लुसाक्स लॉ ये कहता है बेटा कि गैसेज जो जुड़ेंगी ना आपस में वो सिंपल रेशो में जुड़ते हैं, सिंपल वोल नंबर रेशो में। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं ले लिया कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और वॉल्यूम गैस वो इसमें लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस, और इसने बनाया वाटर वेपर्स। देखो एक बार अगर मैंने ये कह दिया ना इसका 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम को आगे जाके मोल से भी रिलेट कराएंगे। हाइड्रोजन गैस के 2 वॉल्यूम एक कंटेनर में है और इसका 1 वॉल्यूम, तो इसके 2 वॉल्यूम वाटर वेपर बनेंगे। ये गेल-लुसाक्स लॉ में भी मैंने एक्सप्लेन करी थी ये बात। तो बेटा इसको अब हम मॉलिक्यूल की संख्या पे ले आते हैं। अगर मैं इसको कहूँ वॉल्यूम की जगह 2n मॉलिक्यूल लिखूँ मैं, इसके 2n मॉलिक्यूल खर्च होते हैं, तो इसके कितने मॉलिक्यूल खर्च होंगे, n मॉलिक्यूल्स खर्च होंगे। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2n मॉलिक्यूल बनेंगे। तो बेटा मैं अगर ये कह दूं भाई इसके 2n मॉलिक्यूल हैं, इसके n मॉलिक्यूल, तो 2n मॉलिक्यूल बनाएंगे वाटर वेपर्स। तीनों गैसेज में है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर वेपर्स।
तो अगर मैं ये कह दूं कि इसके दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल, ये वाटर वेपर्स के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे? दो बनाएंगे। पता लग रहा है आपको इनकी रेशो से, वॉल्यूम से। अब मैं ये कह दूं अगर कि भाई इसके दो मॉलिक्यूल की जगह मैंने एक मॉलिक्यूल यूज किया, वाटर वेपर्स बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल यूज किया, तो इसका कितना यूज होगा? हाफ होगा। हाफ मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का। तो वाटर वेपर के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? एक मॉलिक्यूल बनेगा। देखो अब वाटर का फार्मूला ये होता है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? एक एटम है। वो आया कहां से? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से आया है। ऑक्सीजन गैस से हाफ मॉलिक्यूल आया है एक मॉलिक्यूल वाटर का बनाने के लिए। अब तुम्हें यह पता है कि एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है ना, उसमें ऑक्सीजन का एक एटम है। तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा? एक एटम है। एक एटम आया कहां से? हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जो एक मॉलिक्यूल बना है वाटर का, तो इसका मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में एक एटम हुआ। और तो फिर इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हुए? दो एटम हुए। तो बेटा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन किसमें? इन वाटर। हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वाटर में एक ऑक्सीजन एटम देता है, तो एक मॉलिक्यूल कितना देगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम हो जाएंगे बेटा? इसका मतलब दो एटम्स हो गए। दोबारा देख लो एक बार। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का खर्च होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का खर्च होता है। आपको नहीं पता ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, आपको ये नहीं पता कि भाई ऑक्सीजन के कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में। यहां से पता लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल खर्च होता है, तो इसका हाफ मॉलिक्यूल खर्च होता है, तो इसका एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। अब आपको वाटर का फार्मूला पता है जी, वाटर के फार्मूले में ऑक्सीजन का एक एटम है, वो आया तो यहाँ से है। तो इसका मतलब आधे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन का एक एटम आया, तो इसका एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो कितने एटम हो जाएंगे? उसमें दो एटम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होगी बेटा? दो हो जाती है। तो एटोमिसिटी का मतलब है, ये तो आपको पता है, पहले नहीं पता थी ये बातें। वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दो एटम है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ डिटरमाइन की गई थी बाय यूजिंग एवोगैड्रोज लॉ। तो एवोगैड्रोज लॉ क्या है? अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो उनमें मॉलिक्यूल सेम होंगे। ऐसे भी कह सकते हो कि अगर अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा, बट शर्त है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या हो? एक जैसी हो। रिलेशनशिप क्या ड्राइव करी है? वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में। मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। सेकंड क्या रिलेशनशिप ड्राइव की है बेटा? इसमें मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम में हमने रिलेशनशिप ड्राइव की है कि कोई भी गैस हो, उसका वॉल्यूम अगर 22.4 लीटर है एसटीपी कंडीशन पे, तो उस गैस का मास हमेशा मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। इसको ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ भी हम बोलते हैं। यानी कि एक मोल गैस अगर आपके पास है, मोल आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा। या हम ये कह सकते हैं, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, कि 22.4 लीटर कोई भी गैस है एसटीपी कंडीशन पे, उसका मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तीसरा है कि हम किसी भी गैस की एटॉमिसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एवोगैड्रोस लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।